हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 76। भारत का जो महान्यायवादी ये पद है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार का उच्चतम न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल जो हाई कोर्ट्स हैं, उनमें भारत सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए, उनका जो कानूनन पैरवी करने के लिए जो पद है उसको भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब अटॉर्नी जनरल है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इनके वेतन भत्ते, इनका जो पद पे बने रहने तक का समय है, समय सीमा, कार्यकाल, वो कब तक होता है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और अटॉर्नी जनरल जब ये नियुक्त हो जाते हैं तो आपको पता है कि इतने बड़े पद के लिए अगर कोई नियुक्त होता है तो उनकी तय क्वालिफिकेशंस भी होती हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कि ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वो ही आपको महान्यायवादी में पद के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं आप जानते हैं कि भारत का जो नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सबसे पहली योग्यता आपको मिलेगी। फिर दूसरा क्या है कि वो 5 वर्ष तक आपको हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस के रूप में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष तक आपने किसी हाई कोर्ट में कार्य किया हो। और चौथा है कि राष्ट्रपति की अगर नज़र में ये उनको ये प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति कानून के, भारत में मतलब अगर देखा जाए तो कानून के सबसे बड़े जानकारों में से एक हैं या कोई वरिष्ठ विधिवेत्ता हैं, तो उनको भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन भारत में आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अमेरिका में वगैरह में, अमेरिका में हुआ ऐसा कि वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, उनको जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर अगर ये क्वालिफिकेशंस जहाँ होती हैं तो आप इस पद की जिम्मेदारी या गरिमा समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, वही योग्यता भारत के महान्यायवादी के लिए। तो आप इस पद की महत्वपूर्णता को आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर ये आता है कि ये कब तक अपने पद पे बने रहेंगे, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। प्रेसिडेंट चाहें तो उन्हें 1 महीने बाद भी हटा सकते हैं, 1 साल बाद भी हटा सकते हैं। और प्रेसिडेंट के बारे में आप जानते हैं कि वो किसकी सलाह पे कार्य करते हैं, भारत की जो मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह पे कार्य करते हैं। तो मंत्रिपरिषद ही इनको ये नाम सुझाएंगे, आर्टिकल 76। और मंत्रिपरिषद ये अगर उनको सलाह देती है कि नहीं, अब इनको पद से हटाना है, तो ये हटा भी सकते हैं। और फिर है कि इनको जो वेतन है वो कहाँ से मिलेगा, तो पारिश्रमिक या जो इनको वेतन भत्ते हैं वो कोई तय नहीं है। मतलब अब आप समझेंगे तय कैसे नहीं है, इसमें ये दे रखा है प्रावधान कि राष्ट्रपति जो डिसाइड किए, राष्ट्रपति जितना भी डिसाइड करते हैं वो पारिश्रमिक इनको दिया जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो आपने क्या देखा कि राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त होते हैं। उच्चतम योग्यता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही सेम योग्यता इसमें। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहिए अपने पद पे कार्य करते हैं। और पारिश्रमिक और जो वेतन है वो है जो राष्ट्रपति तय करते हैं। अब इनको आप याद रखने के लिए कि ये आप लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, अब भारत सरकार के जो, इनको कई बार ऐसा आपको बुक्स में पढ़ने को मिलेगा कि भारत के अगर सबसे वरिष्ठ या सबसे उच्च अगर कोई विधि अधिकारी हैं तो वो किनको कहा जाता है, भारत के महान्यायवादी को। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप अपने लोअर कोर्ट्स में आपको पीपी, एपीपी, एसपीपी ये पद होते हैं, तो ये किसका पक्ष रखते हैं, ये भी सरकार का ही पक्ष रखते हैं। लेकिन आपको भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन होंगे, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अब अकेले अटॉर्नी जनरल तो सब कार्य कर नहीं सकते, इनकी मदद के लिए भी आपको सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनके पदों की भी व्यवस्था की गई है। ये एक ही होते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उनके पद में जो राष्ट्रपति चाहें वो उतनी उनकी संख्या निर्धारित की जा सकती है। अब हमने आपके सामने डिस्कशन किया कि महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, कौन नियुक्त करता है, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, वेतन भत्ते आदि के बारे में। अब है कि इनको अगर नियुक्त किया गया है तो इनके जो कार्य हैं वो क्या होंगे।
किन कार्यों के संपन्न के लिए, उनको करने के लिए भारत सरकार को महान्यायवादी की नियुक्ति करनी आवश्यक होती है। तो ये सबसे पहले इनको नियुक्त करने वाले जो हैं, जो आपको नियुक्त करता है वो आपसे सलाह भी मांग सकता है। तो मंत्रणा करने के लिए अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है, ऐसा विषय आता है, जैसे राष्ट्रपति के पास में कई विधेयक आते हैं या फिर उनको कोई किसी मामले में कानूनी सलाह चाहिए किसी एक्ट पे या किसी लॉ से रिलेटेड, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से मंत्रणा कर सकते हैं या उनको वो मैटर ये रेफर कर सकते हैं। इनका ये दायित्व बनता है कि उनको सलाह देवें। फिर है कि संविधान या प्रवर्तन विधि, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा लिखा हुआ है, कानूनन अगर कोई भी प्रोविजन है जहाँ पे भारत सरकार को आवश्यक है कि इस पे कोई सलाह लेनी है, उनको कोई अड़चन महसूस हो रही हो, तो उस पे सलाह कौन देगी? जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो संवैधानिक जो भी अगर कोई उनको सलाह की आवश्यकता है तो वो अटॉर्नी जनरल से मांग सकते हैं। या कोई प्रवर्तन एस्टेब्लिश लॉ है, किसी विधि को लागू कर दिया, उसमें कोई दिक्कत आ रही है या उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, कोई सलाह लेनी है, तब भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो अपने पद के दायरे में रहकर उनको ये उनका दायित्व बनता है कि उनको सलाह देनी होगी। फिर है देश के सभी न्यायालयों में, नोट डाउन कीजिएगा आप कि सभी न्यायालय में ऑल कोर्ट जो है, अगर भारत सरकार का पक्ष रखने की कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो देश के किसी भी न्यायालय में वो पेश हो सकते हैं। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और स्पेशली इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ये भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं। और इसके साथ ही भारत सरकार के विरुद्ध अब कर क्या सकते हैं और क्या कर नहीं सकते, क्योंकि एक पद की गरिमा भी होती है, उसके दायरे भी होते हैं। तो आपको जो नियुक्त करता है, आपको जो भी अपॉइंट करता है, आप उसके खिलाफ थोड़ी कार्य करेंगे, तो ये नेचुरल सी बात है। अब भारत सरकार के विरुद्ध आप क्या नहीं कर सकते? कोई भी सलाह नहीं दे सकते। अगर आपसे कोई एडवाइस मांगता है, एज ए क्लाइंट ही मांगता है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करना है, तब ये नहीं है कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आप इतने गरिमापूर्ण पद पे हैं और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सलाह दे दें, फिर आपकी नियुक्ति का उनको क्या फायदा हुआ? तो आप भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी एडवाइस सलाह नहीं दे सकते। इसके साथ ही भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई मुकदमा होता है, वही भी आपने सलाह नहीं दी, उनका कि आप सलाह छोड़िए, मैं आप मुकदमा ही लड़ देता हूँ, ये नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आप किसी भी मैटर में आप पैरवी नहीं कर सकते। अगर आपको करनी है तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद छोड़िए। और है फिर सरकार की अनुमति के बिना, पहले आप क्या देखेंगे? अनुमति के बिना, परमिशन। तो सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्त का प्रतिवाद, अगर कोई क्रिमिनल मैटर है, आप पे सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकते, लेकिन कोई ऐसा मैटर हो जिसमें आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लड़ रहे हो, इससे एक आप बात देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद है, इसमें ये कि आपको अन्य मैटर्स में पैरवी करने से नहीं रोका जाता, लेकिन वो मैटर भारत सरकार के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। अगर कोई अभियुक्त आता है और उसका किसी अन्य के खिलाफ कोई मैटर है, अन्य व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे मैटर में आप पैरवी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपराधिक होता है तो उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी आवश्यक है प्रतिवाद करने हेतु, क्योंकि यह अभियुक्त अपना बचाव करेगा, तो इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन आवश्यक है। बिना परमिशन के आप किसी व्यक्ति का क्रिमिनल्स मैटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केस में पैरवी नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया हैं, ये किसी कंपनी में संचालक अर्थात डायरेक्टर का पद भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसके साथ इनको और क्या राइट्स हैं कि सदन में जो हमारे पार्लियामेंट है, उसके जो हाउसेज हैं, उनमें इनको बोलने का और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। बोलने का आपको पता है कि संसद के सदस्य बोल सकते हैं, तो इनको वो सारे राइट्स प्राप्त हैं जो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये क्या नहीं कर सकते? छोटा सा एक अंतर है कि संसद में जब मतदान की बारी आती है, वोटिंग का अधिकार इनको नहीं है, ये वोट नहीं डाल सकते। लेकिन संसद में सरकार की ओर से अगर कोई ऐसा लीगल कोई पॉइंट है, कानूनी पहलू है, उस पर ये बोल सकते हैं या उनके बचाव में ये तर्क अपने प्रस्तुत कर सकते हैं, उनका पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कार्य क्या है? पैरवी करना, कानूनन जो पक्ष है वो रखना। एज ए संसद सदस्य के रूप में इनको सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते। इसके साथ ही
संसद सदस्य के जो जितने भी इनको विशेषाधिकार हैं और विमुक्तियां हैं, मतलब इनको जो भी प्रिविलेजेज हैं वो सारे इनको प्राप्त होंगे, विशेषाधिकार है, और जो भी इनको विमुक्तियां वगैरह जो लाभ हैं या संसद सदस्य को जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं या उनको जो भी अधिकार होते हैं वो सारे प्राप्त होंगे, लेकिन मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है कि भारत में जो पद है महान्यायवादी वो एक स्वतंत्र पद है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनको फ्रीडम उन पे है पूरी। और क्योंकि आप क्वालिफिकेशन से ही समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ऑनरेबल जस्टिस बनने की जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं किन की हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद के लिए। तो इसके आप गरिमा पद के समझ सकते हैं, इसीलिए इनको मतदान से, राजनीतिक से इनको दूर रखा गया है। जबकि आप देखेंगे, अगर हम कंपैरेटिवली देखें, तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करते हैं कानून का, तो इंग्लैंड में इसके विपरीत है। इंग्लैंड में जो संसद के सदस्य होते हैं, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो वहाँ के विधि मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, वो ही अटॉर्नी जनरल का वहाँ कार्यभार देखते हैं और वो संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं और वो वोटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। तो इंग्लैंड में स्थिति उलट है, जो और उनका पद जो है वो जो इंग्लैंड में अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो सरकार के साथ ही आता है और सरकार के साथ ही चला जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जिस गवर्नमेंट में अब अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और लॉ मिनिस्टर बनते हैं, तो आप जिस गवर्नमेंट के अंडर में लॉ मिनिस्टर बने हैं, आप वो गवर्नमेंट जब तक रहेगी तभी तक आप लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी रह सकते हैं, और गवर्नमेंट जाते ही आपका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो भारत में ये स्वतंत्र पद है और जबकि इंग्लैंड में ये राजनीतिक पद बनाया गया है। भारत में इसको स्वतंत्र रखा गया है राजनीति से पूर्णतः, और इंग्लैंड में इसके विपरीत है। तो हमें कंपैरेटिवली आपको भी अध्ययन करना चाहिए। तो आज आपने जाना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है महान्यायवादी। आप एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में अगर सरकारी वकील अगर आप कहें या गवर्नमेंट जो एडवोकेट कहें, उनकी जो पैरवी सरकार का पक्ष रखने में जो सबसे अगर सर्वोच्च है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय भारत में अगर जुडिशरी हायरार्की देखें तो उसमें सर्वोच्च आते हैं, शीर्ष पे हैं, उनके निर्णय सब पे लागू होते हैं। तो ऐसे देखें तो अगर आप सरकारी वकील के अगर रूप में आप देखें या आप विधि अधिकारी भी इनको बोलते हैं, इस नाम की संज्ञा दी जाती है, तो उसमें भी ये टॉप मोस्ट पे आते हैं। तो आज आपने जाना कि अटॉर्नी जनरल और उससे संबंधित प्रावधान। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ज़रूर आपके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अगर देखें तो आपके ये नॉलेज को इंक्रीज करेगा। और ये क्वेश्चन अगर आप दे सकते हैं कि ये प्रोविजंस किस में, तो कंपटीशन में भी आपको, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो है नहीं कि ये पोर्शन पूछेंगे या ये पोर्शन नहीं पूछेंगे। आपको किसी भी आर्टिकल से पेपर अगर आप कैंडिडेट से पूछ के तो बनाया नहीं जाता। अब अगर उसमें पूछ लिया अटॉर्नी जनरल के बारे में, और हम इसको अगर कोई कॉमन सा पढ़ के कि अटॉर्नी जनरल इतना सिंपल सा एक छोटा सा आर्टिकल है, उसमें नहीं पूछेंगे। अगर आपसे पूछ लिया तो वहाँ पे आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ रहा है। आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको मतलब नौकरी के बजाय आप अगर आप ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ेंगे तो नौकरी भी कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, वो आप आराम से आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप नेट JRF है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप LLB पार्ट फर्स्ट में है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादातर लॉ के फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट होता है, तो उसमें भी अगर आपसे ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में विस्तार से बताइए, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल है, इसी दृष्टि से आज हमने इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे जो यूट्यूब चैनल है रूट्स ऑफ लॉ बाय विशेष, आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को आप जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो लेक्चर्स हैं उनके बारे में अपडेट मिलती रहे। और आप हमारी वीडियोस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से बने रहें हमारे साथ, और हम आपके लिए लेटेस्ट जो आगे लॉ रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।